सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो है प्लेंट का जो है मैं टॉपिक जो है कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो भैया ये अलग से वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो हमारा जो सब्जेक्ट है इसके अंदर हमने प्लीडिंग के बारे में जो है पूरा जो है हमने क्या कहते हैं डिस्कस कर लिया था। ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग के अंदर तो हमने प्लीडिंग डिस्कस कर लिया था कि भैया वो प्लेंटिव की साइड से भी है और डिफेंडेंट की साइड से भी हो गई। अब देख लेते हैं प्लेंट क्या होता है, ठीक है जी। तो अब एक मिनट रुको यार जरा ना, ये थोड़ा वैसे हो रहा है। हाँ अब ठीक है, बस चलो जी। अब प्लेंट देख लेते हैं। प्लेंट है जी हमारा ऑर्डर 567 ऑफ द CPC 1908, ठीक है जी। तो रोमन में लिखा होता है, थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है मेरे को। V और डबल वन मतलब डबल आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे। तो V मतलब 5 हो गया और 2 के मतलब 1 और 2, 567। चलो वो एक अलग सीन है। प्लेंट जो है वो ऑर्डर 6 CPC 1908 के अंदर जो है दिया हुआ है। क्या है इसके अंदर देख लेते हैं। इट इज द डॉक्यूमेंट थ्रू विच अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड। तो देखो जी बड़ा आसान हो गया। एक डॉक्यूमेंट हो गया जिसके थ्रू जो हम सूट को जो है मतलब केस को जो है वो इंस्टीट्यूट करते हैं, स्टार्ट करते हैं मतलब, ठीक है जी। सो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल्ड बाय अ प्लेंटिफ वेयर इन ही स्टेट्स द मटेरियल फैक्ट्स अपॉन विच ही रिलाइज इन सपोर्ट ऑफ हिज केस एंड क्लेम्स द रिलीफ ही डिजायर्स। बहुत ही आसान हो गया जी। इसे सीधा सीधा जो है इसने समझा दिया बड़े आसान शब्दों में कि भैया ये जो है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम होता है। मतलब क्लेम कौन करेगा? ऑब्वियसली प्लेंटिव क्लेमेंट जिसको आप बोलते हैं। तो वो क्लेम्स को वहां पर लिख देगा। कौन? प्लेंटिव जो केस डाल रहा है, जिसके साथ जो मतलब कांड हुआ है या जिसका नुकसान हुआ है, कुछ भी हो सकता है केस। तो बाय द प्लेंटिफ वेयर इन ही स्टेट्स द मटेरियल फैक्ट अपॉन विच ही रिलाइज इन सपोर्ट ऑफ हिज केस एंड क्लेम्स द रिलीफ ही डिजायर्स। तो बड़ा आसान हो गया, उसके अंदर सारी चीज़ अपने क्लेम वगैरह लिख देता है और ये लिख देता है कि भैया मैं जो है ये चाहता हूँ, मेरा ये नुकसान हुआ है, फलाना ढिमकाना हुआ है मेरे साथ, तो मुझे ये चीज़ें ये जो है मुझे रिलीफ चाहिए। अब देख लेते हैं असेंशियल रिक्विजिट्स और कंटेंट्स ऑफ अ प्लेंट। अब प्लेंट की क्या क्या चीज़ें असेंशियल हैं या फिर प्लेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये जो है फटाफट से हम देख लेते हैं। देखो कुछ नहीं है, कह रहा है रूल 1 ऑर्डर 7 जो है ये कहना चाह रहा है नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट। सबसे पहली चीज नेम ऑफ द कोर्ट होना चाहिए। दूसरी चीज डिस्क्रिप्शन प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, ठीक है जी। फिर नेम ऑफ द कोर्ट ऑफ द डिफेंडेंट, मतलब नेम ऑफ द डिफेंडेंट या डिस्क्रिप्शन प्लेस रेजिडेंट ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है जी। तो देखो अभी सिंपल कर दो, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई मेरे को भी। नेम ऑफ द कोर्ट इन विच सूट इज ब्रॉट, कौन सी कोर्ट के अंदर सूट डाला गया है। डिस्क्रिप्शन प्लेस एंड रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, मतलब जो केस डालने वाला है उसका क्या नाम है, क्या कहाँ रहता है, वो क्या है। एंड मतलब जो केस के अंदर है वो सब क्या है क्या नहीं है। एंड सेम गोज विद द डिफेंडेंट, मतलब कि उसका भी डिस्क्रिप्शन प्लेस ऑफ रेजिडेंस या फिर क्या वो चाहता है, क्या डाला है उसने केस, वो सारा डिफेंडेंट का भी डाल दे वो। तो हमारे यहाँ पर जो है बातचीत बन जाएगी और रिकॉर्डिंग जो है चालू है यहाँ पर, ठीक है। चौथी चीज वेयर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज अ माइनर और अनसाउंड माइंड अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। बड़ा आसान हो गया, अगर माइनर है अनसाउंड माइंड है तो वो भी लिख दे कि हाँ भैया। फिर लिख दे फिर बोल देता है द फैक्ट कंस्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज। भाई क्या कॉज ऑफ एक्शन है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें और कब वो प्रॉब्लम जनरेट हुई, ये भी लिख दो जी उसके अंदर। द रिलीफ विच प्लेंटिफ क्लेम्स, जो कौन कौन से रिलीफ जो है वो प्लेंटिफ हमारा चाहता है, क्या दिक्कत है उसको आई है जिसके लिए वो उसका सॉल्यूशन जो है उसको क्या रिलीफ चाहिए कि भाई मुझे इतना पैसे दे दो या कुछ दे दो, व्हाट्सएवर। तो एक्सेट्रा कई सारे पॉइंट हैं यहाँ पर, मैंने मोटे मोटे पॉइंट लिख दिए। अगर आप चाहो तो नेट से भी जो है यहाँ पर या जिस भी नोट्स को या किताब को आप जो भी रेफर कर रहे हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत ही लंबी चौड़ी जो है यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। तो मोटी मोटी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी, इंपॉर्टेंट चीज़ें बेसिकली। रूल 2 ऑर्डर 7 जो है क्या कह रहा है CPC का, वेयर प्लेंटिफ सीक्स द रिकवरी ऑफ द मनी द प्लेंट शैल स्टेट द प्रिसाइज अमाउंट क्लेम्ड। जहां पर केस पैसों का लेन देन के ऊपर है कि भैया मुझे इससे इतने पैसे लेने हैं या इतना मुझे घाटा हुआ था तो इससे मुझे इतने देने हैं, तो उस केस में जितने पैसों का मुद्दा है वो पूरा प्रिसाइजली लिखे। ये नहीं कि हवा में मार दे, कदे यूं ना लिख दे वो कि जैसे 1 लाख है और नहीं जी नहीं मेरा तो 1.5 लाख का केस था जी, मेरे को तो 1.5 लाख नहीं, पूरा लिखे भैया 1,50,000, ठीक है जी। तो रिकवरी ऑफ द मनी द प्लेंट शैल स्टेट द प्रिसाइज अमाउंट क्लेम, ठीक है। रूल 3 का कह रहा है इसका, वेयर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पर वो प्रॉपर्टीज जो चल फिर नहीं सकती, मतलब बेसिकली हाउस वगैरह हो गए, घर वगैरह हो गए, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी उस केस के अंदर प्लेंट शैल कंटेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई इट। सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए ताकि भैया पता तो चल सके कि हाँ भाई कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है ये, ठीक है जी। अब देख लेते हैं रूल 4 ऑर्डर यही 7 CPC कंटिन्यूएशन में चल रहा है। रूल 4 क्या कह रहा है, वेयर द प्लेंटिफ यूज इन द रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर द प्लेंट शैल शो नॉट ओनली दैट ही इज अ एक्चुअल एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर बट दैट ही हैज टेकन द स्टेप्स नेसेसरी टू एनेबल हिम टू इनिशिएट अ सूट रिकवरी फॉर इट। अब इसका क्या मतलब हुआ,
रूल 4 बड़ा सिंपल तरीके से ये कहना चाह रहा है कि जहां पर प्लेंटिव जो है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के अंदर जो है वो केस डाल रहा है, मतलब कभी कभार होता है ना कि किसी को रिप्रेजेंट करके, वो डायरेक्ट नहीं आ सकता, रिप्रेजेंट करके उसके ऊपर केस डाला जा रहा है, मतलब उसके बिहाफ पर, बेसिकली वो आ नहीं पा रहा है, बीमार है, व्हाट्सएवर कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस केस के अंदर उसे पहली बात तो ये बताना पड़ेगा कि वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के अंदर केस डाल रही है, और दूसरी चीज ये कि उसे जो है ये भी बताना पड़ेगा कि सब्जेक्ट मैटर में वो भी इंक्लूडेड है, अगर है तो, और उसका भी जो है यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट होता है इस केस के अंदर। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमारे को क्लियर हो गई। अब इंस्टीट्यूट सूट कंसर्निंग इट, ठीक है, कंटिन्यूएशन रखते हैं जी वीडियो की। प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, अब क्या कोई प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट का भी कोई मुद्दा है या नहीं है, देख लेते हैं। देखो प्लेंट को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, इस पर 4-5 पॉइंट है। पहला पॉइंट, अंडर सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड, अ प्लेंट शैल बी प्रेजेंटेड टू अ कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ। ठीक है जी, उस कोर्ट के अंदर या उस ऑफिसर के सामने तुमने प्लेंट को अपना प्रेजेंट करना है जो उस बिहाफ के अंदर वो डील करता हो, बेसिकली उस मैटर को वो क्या कहते हैं, डील करता हो। Therefore, in the matter of presentation of the plaint, it must done by the party in person or a recognized agent or pleader or a party of a party, मतलब या तो खुद आ जाए पार्टी सामने, या फिर कोई रिकॉग्नाइज्ड प्लीडर, मतलब कोई एडवोकेट या लॉयर, एडवोकेट बेसिकली, लॉयर नहीं, तो वो जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, हाँ प्लीडर के थ्रू जो है यहाँ पर कोई केस डलवा दे। अब आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि मैंने एडवोकेट क्यों बोला, लॉयर क्यों नहीं बोला। देखो आपको एक छोटी सी नॉलेज और दे देता हूँ, सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊँ, पहले ये देख लेता हूँ। पहले ये सोच रहा हूँ मैं कि यार ये सारे ना सब्जेक्ट खत्म हो जाए, उसके बाद जो है ये सारी वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली होता क्या है कि जब हम लॉ कर लेते हैं और हमारे पास लॉ की डिग्री आ जाती है ना, तो हम कहते हैं, हम कहलाते हैं लॉयर। मतलब क्या हो कि हम एज अ कंसल्टेंट बन चुके हैं, मतलब हम कंसल्टेशन जरूर दे सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी के बिहाफ पर रिप्रेजेंट नहीं हो सकते कोर्ट में। मतलब कि उस पार्टी को हम, एडवोकेट का काम क्या होता है, पार्टी को रिप्रेजेंट करना कोर्ट के अंदर। ठीक है जी, सिंपल। तो लेकिन हम पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI का। जब वो लाइसेंस हमारे पास आया था तो हम बन जाते हैं क्या, एडवोकेट। मतलब कि हम कंसल्टेंट तो रहेंगे, प्लस हमारे पास एक एडिशन ये आ गया कि भैया हम कोर्ट के अंदर जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी पार्टी को, मतलब उसका केस लड़ सकते हैं या वो सारी चीज़ें। चलो ये एक अलग मैटर है, इसको एक डिटेल में मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊँ, ये भी बनेगी 2-4 मिनट की तो बनेगी, चलो उसे भी छोड़ो। अब कह रहा है द प्लेंटिफ, हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट का कंटिन्यूएशन में चल रहा था जी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर आया था, द प्लेंटिफ शैल एंडोर्स ऑन द प्लेंट और एनेक्स देयर टू अ लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विच ही हैज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद इट। तो बड़ा आसान हो गया, जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लिख दे उसके अंदर। वेयर प्लेंटिफ्स यूज इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी सच स्टेटमेंट, ये पीछे हमने डिस्कस कर लूंगा, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर कर रहा है तो वो भी लिखे कि भैया मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या हूँ क्या नहीं हूँ, वो सब लिख दे पूरा। और इन व्हाट कैपेसिटी द प्लेंटिफ और डिपेंडेंट स्यूज और स्यूड, हाँ जी यही हॉर्न बजा लो सारे जब वीडियो बनाऊं मैं। चौथा पॉइंट, द चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट शैल साइन सच लिस्ट एंड कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट इफ ऑन एग्जामिनेशन ही फाइंड्स टू बी करेक्ट। अगर जो ऑफिसर है चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर को जैसे लगता है कि हाँ भी सारी इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने दी है वो बिल्कुल सही है, वेदर इट बी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, तो हाँ ठीक है भाई साइन करके ठप्पा मार के आगे पास कर दो। आखिरी पॉइंट है, द प्लेंटिफ शैल विद इन टाइम अलाउड by the court pay the requisite fees for the service of the summon of the defendant। तो ये भी ठीक है जी, जो सर्विस ऑफ समन ऑफ द डिफेंडेंट के जो भी फीस वगैरह है, रिक्विजिट फीस जो भी कोर्ट ने बोली है, तो भैया वो जी तो है अपना दे दो। कौन देगा, प्लेंटिफ। अब देख लेते हैं रिटर्न ऑफ प्लेंट, या और एक मिनट यार थोड़ा सॉरी, एलर्जी हो जाती है भैया कभी कभार। चलो अब आ जाता है रिटर्न ऑफ प्लेंट, ठीक है जी। अब ऑर्डर यही 7 ही चल रहा हमारा, रूल 10 CPC का ये कहना चाह रहा है, रिटर्न ऑफ प्लेंट के अंदर इट स्टेट्स दैट द प्लेंट शैल एट एनी स्टेज ऑफ द सूट बी रिटर्न्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। रिटर्न ऑफ प्लेंट का बेसिक मतलब ये हो गया कि जहां पर तुमने जो है केस चालू करा है, जहां पर भी प्लेंट जो है वो गई है, किसी भी स्टेज पे वो रिटर्न वहां पर जा सकती है जहां पर उसकी सही जगह, मतलब टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। मतलब कि गलत का होता है ना कि जैसे गलत कोर्ट के अंदर जो हमने यहाँ पर केस डाल दिया, तो उस केस में किसी भी स्टेज पर अगर ये पता चल जाता है कि यार ये कोर्ट तो कंपिटेंट है ही नहीं इस केस को लेने, तो दूसरे में जो भी कंपिटेंट कोर्ट है वहां पर जो है वो केस चला जाए। On returning of the plaint, the judge shall endorse the date of its presentation and return, the name of the party presenting it and brief statement of the reason for returning। ऑब्वियसली रीजन भी लिखे कोर्ट और कौन कौन सी पार्टीज थी इस केस के अंदर, ताकि बाद में जाकर कोई नई चीज़ ही ना निकल के आ जाए।
तो वो चीज़ है, सारी इन्फॉर्मेशन लिख दे कि भाई क्या रीज़न ऑफ रिटर्न था, क्या हाँ भैया हम जो है इतने इतने करोड़ या इतने से नीचे हम नहीं डील कर सकते, तुम्हें डील, ऐसे रीज़न लिखते हैं, ये फलाना फलाना राम वर्सेस श्याम चल रहा है जी, पार्टी चल रही है, ये इसका केस था, ये सब लिख के जो है एक दे दे उसके अंदर और अपना हो जाएगा। अब आ जाता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। क्या कोई प्लेंट को रिजेक्शन का भी कोई मतलब सीन है इसके अंदर? बिल्कुल है जी, देख लेते हैं। ऑर्डर 7 का रूल 11 जो है सीपीसी का ये कहना चाह रहा है, ऑर्डर 7 ही चल रहा है बेसिकली, उसमें रूल अलग अलग है। तो रूल 10 हमने कर लिया था रिटर्न ऑफ प्लेंट, अब 11 में जो है यहाँ पर रिजेक्शन हो जाती है। कैसे रिजेक्शन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं ये देख लेते हैं। देखो पहले कह रहा है वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन। जहाँ पर भैया तुमने केस डाला लेकिन ये नहीं बताया हुआ क्या तुम्हारे साथ, जीरो, कोई दिक्कत नहीं, बता रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरा वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड, रिलीफ ही इतना छोटा तुम मांग रहे हो कि उसकी जरूरत ही नहीं है, सीधा अपना वैल्यू है ही नहीं उसकी उतनी। एंड द प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट एंड फेल्स टू डू सो, और कोर्ट मौका देती कि भाई तुम्हारे जो तुम गलत मांग रहे हो उसके अंदर पैसा, इसको ठीक कर लो, अगर उसने उस टाइम के अंदर भी जो है ठीक नहीं करा, प्लेंट जो है हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय द लॉ, जो भी सूट से डालो वो लॉ में है ही नहीं, वो डाल ही नहीं सकते उस सूट को, ठीक है। जुए में पैसा हार गए, इसका केस डाल दोगे तुम। वेयर इट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, डुप्लीकेट्स के अंदर फाइल नहीं करा। वेयर द प्लेंटिफ फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ रूल 9, जो रूल 9 हमने पीछे करा था उसको फेल हो गया। रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है जी, वीडियो काफी अच्छी लंबी बन चुकी है 11-12 मिनट की, तो इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। कंटिन्यूएशन में बना रहा हूँ वीडियो, इसको अलग डालूंगा उसको अलग डालूंगा ताकि आप लोग भी बोर ना हो जाओ, तो इस टॉपिक को यहीं रोकता हूँ। चलो यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीजन दे दिया क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भाई कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों को लिए दिया, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स जो है वो लिंक दिए हुए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, मैं एक बार कॉल आउट दे देता हूँ। यहाँ पर मेरे यूजर नेम का ANDRO_GUY इंस्टाग्राम पर सर्च करो, वहाँ पर आप मेरे से डायरेक्टली टाइपिंग के थ्रू जो है वो बातचीत कर सकते हो। और बाकी अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू जो है बातचीत करना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, कॉल फॉर मी। तो कॉल में उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है आपका, उस ऐप को इंस्टॉल करो, वहाँ पर प्रतीक शर्मा या फिर BBLLB ज्ञान जो मेरे चैनल का नाम ही है उसी को सर्च कर लो, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा, मेरे से डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट जो है कॉल के थ्रू लाइव कर सकते हैं। सब्सक्राइब करा हुआ तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे क्या मिस। तो सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल कर देना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक वॉचिंग टू BBL साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। एंड बताओ ये सेटअप कैसा लग रहा है ठीक है।